बीजेपी की जो कोशिश थी कि तमिलनाडु में अपने आप को मजबूत किया जाए, क्या उसको झटका लगने जा रहा है? अन्नामलाई आज बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। नई पार्टी बनाने की तैयारी में अन्नामलाई तमिलनाडु चुनाव में साइडलाइन किए जाने से नाराज थे। 2 जून को अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि शायद उनको समझाया गया है और उसके बाद उन्होंने 2 दिन का वक्त भी लिया था, यानी कि बुधवार और गुरुवार को। और अब बताया जा रहा है कि आज वो इस्तीफा दे सकते हैं। अजीत जी, देखिए, ये बात तो चर्चा कह सकते हैं कि बहुत पहले से ही चल रही थी, जब उन्हें अध्यक्ष के पद से हटाया गया था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि पार्टी इनको या रोकना नहीं चाहती है या वो रुके नहीं? नहीं, पार्टी रोकना तो चाहती है। देखिए, वो एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल थ्योरी लेकर के आए थे, एक स्ट्रेटजी उनके पास थी। वो चाहते थे कि जो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को भांप लिया था कि जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है, ये डीएमके और अन्ना डीएमके की जो पॉलिटिक्स है, इससे लोग उबे हुए हैं और नई चीज खोज रहे हैं। उस समय बीजेपी को लगा कि अलायंस करते हैं अन्ना डीएमके से, ये ज्यादा फायदेमंद होगा। तभी अन्ना डीएमके से आए हुए नयनार नागेंद्रन को अध्यक्ष बनाया गया, इनको हटाया गया। अलायंस काम नहीं किया, वर्क नहीं किया। अब ये कह रहे होंगे, निश्चित रूप से अन्नामलाई कह रहे होंगे कि अगर हमारी बात मानी होती तो आज हो सकता था टीवी के की तरह नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बड़ी ताकत होते वहां। ये बात वो कह रहे होते। तो अभी भी इस बात में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अमित जी मामला। ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम से बीजेपी और अन्नामलाई में झगड़ा हो जाएगा और दोनों एकदम मतलब अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि सनातन की पॉलिटिक्स करनी है उनको, अन्नामलाई को, और वो पॉलिटिक्स बीजेपी को भी करनी है। तो सूट करेगा ना, पॉलिटिक्स तो सूट करेगी बीजेपी को। लेकिन पहले जैसे चर्चा थी कि इनको राज्यसभा में ले आया जाएगा, राष्ट्रीय टीम में महामंत्री बनाए जाएंगे, ये सब चीजें नहीं हुई है, क्योंकि वो तो खुद ही इच्छुक नहीं है। उनको बताया जा रहा है कि राज्य चाहती हो कि वो प्रदेश में ही राजनीति करे। और ये भी हो सकता है कि अगर वो कोई अलग एक गुट एक अलग संस्था बना करके या पार्टी बना के राजनीति करते हैं, वो भी बीजेपी को सप्लीमेंट करने वाली ही राजनीति होगी। आपने तो एक अच्छी बात बताई है सज्जन जी, क्योंकि आप तो लगातार पॉलिटिकल एनालिसिस करते रहते हैं ना, तो इसमें क्या अगर बीजेपी अन्नामलाई को अपना एक संगठन खड़ा करने देते हैं, क्या बाद में ऐसा सकता है चुनाव से पहले कुछ मर्जर हो जाए या कुछ ऐसा करते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से ये पार्ट कर रहे हैं, बीजेपी से अलग हो रहे हैं, वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, सम्मानजनक तरीके से आके गृह मंत्री से मिल रहे हैं, कोई बीजेपी के खिलाफ बयान नहीं दे रहे हैं, अपनी कोई क्षुधा नहीं बता रहे हैं। तो वो दिखाता है कि भविष्य के लिए गुंजाइश है साथ में आने का। लेकिन अन्नामलाई का देखिए, वो एक चेहरे हैं जो तमिलनाडु के घर घर में लोग इस चेहरे को जानता है, पहचानता है, ठीक है। और इन्होंने अपनी एक एंटी द्रविडियन पॉलिटिक्स करके इनके नेतृत्व में 11% वोट लाया तमिलनाडु में, जहां बीजेपी की जमीन नहीं है। अपने युवाओं को जो आकर्षित कर रहे थे, इनको हटाएगा तो वो सारा का सारा जो एंटी स्टैब्लिशमेंट जो वोट था वो चला गया विजय के पास, टीवी के पास। तो इनको ये फ्रस्ट्रेशन होगा कि इसमें हमारी भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसका फसल काट ले गए विजय। वैसी स्थिति में ये जो भी करेंगे भविष्य में हमेशा है कि इनको अपलाइए, इनको चेहरा बनाइए और साथ में आ जाइए। चूंकि जो अलगाव हो रहा है वो बहुत ही बिटर टर्म्स पे नहीं हो रहा है, बहुत ही पॉजिटिव टर्म्स पे हो रहा है ये। इसलिए भविष्य के गुंजाइश जो अजीत जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि बीजेपी एक प्रॉक्सी के थ्रू जो ज्यादा इफेक्टिव है वहां पे, और अन्नामलाई तमिलनाडु की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, वो केंद्र में नहीं आना चाह रहे हैं। तमिलनाडु में अगर आपको सफल होना है तो के कामराज के बाद से ये तय है कि अगर आप वहां पे जम के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नहीं तो ये जितने भी हैं चिदंबरम से लेके सब लोग, कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे वहां तमिलनाडु से। सज्जन जी, बस मुझे बात बताइए, तो फिर वो बीजेपी में रह के इस तरह से कोई आंदोलन जो चाह रहे हैं करना, वो क्यों नहीं किया? क्योंकि बीजेपी की दुविधा यह है कि पीयूष गोयल गए, इन्होंने इनको हटा के बदल दिया, क्योंकि वहां पे क्या है कि उनकी दुविधा यह है कि हम एआईएडीएम के साथ रहें, क्योंकि एआईएडीएम का वहां पे गांव-गांव में संगठन है, वो थोड़े से मतलब उतने ज्यादा एंटी हिंदू नहीं है, थोड़े सॉफ्ट है। तो बीजेपी इसको तय नहीं कर पा रही है, क्योंकि एआईएडीएमके की शर्त यह है कि आप हमारे साथ अलायंस तभी करेंगे जब अन्नामलाई साइडलाइन रहेंगे। अन्नामलाई का है कि हमारी जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए वो केवल इलेक्टोरल नहीं, वो आइडियोलॉजिकल भी होनी चाहिए, वैचारिक भी होने चाहिए। और वैचारिक क्या है, पेरियार से लेके जितने भी सनातन के विरोधी लोग थे उनको आप दरकिनार करेंगे और एक सनातनी पॉलिटिक्स करेंगे। वो एआईडीएम के साथ वो केमिस्ट्री नहीं जमेगी। लेकिन अजीत जी, क्योंकि इस वक्त चुनाव में एआईडीएमके के तो वो हालात नहीं है कि उसको आप ताकत मान सकें, तो बीजेपी के लिए तो मौका था या अन्नामलाई के मौका था कि उनको वो दे देते जो चाहते हैं, एक बार फिर से पार्टी को जमीन से खड़ा करते। तो अभी तो उसके लिए समय है, हो सकता है, लेकिन वो तो अलग हो रहे हैं। अभी तो चुनाव में समय है ना, हो सकता है कि अलग होकर के, जैसे टीवी के ने विजय ने अपने संगठन को, जो उनके फैन क्लब्स थे, उसको एक वेलफेयर क्लब्स में तब्दील करके फिर पार्टी बनाई ना उन्होंने। तो हो सकता है कि अब जैसे अगर मान लीजिए कि अन्नामलाई को सनातन की पॉलिटिक्स करनी है, सब नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स करनी है, उनको टारगेट करना है, डीएमके और अन्ना डीएमके दोनों को, सबकी पॉलिटिक्स को टारगेट करके अगर वो अपनी एक जगह बना लेते हैं इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करके, फिर भी वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। अल्टीमेटली तो बीजेपी की ही पॉलिटिक्स है ना। नहीं, जाहिर सी बात है, एक ऐसा चेहरा है जिसको आप कह सकते हैं पोस्टर बॉय बन गए थे अन्नामलाई। आईपीएस अधिकारी थे, आईपीएस छोड़ा, उसके बाद राजनीति में और बीजेपी के साथ जुड़े, और जिस तरह से 2024 के चुनाव में उन्होंने अपना जलवा दिखाया था, उसके बाद सभी को लग रहा था कि वही बीजेपी का आने वाले वक्त का तमिलनाडु का चेहरा है।